हेलो एवरीवन। बच्चों, आपको 2020 और 21 का पूरा टेस्ट शेड्यूल दे दिया गया, जिसका कि टेस्ट आपका हुआ था 28 जून को। जो टेस्ट हुआ था, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, पेपर का सलूशन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, पहला ऑप्शन है स्टैट कूलाम, दूसरा ऑप्शन है ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और तीसरा ऑप्शन है फ्रैंकलिन और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो बच्चों, आपको ये पता है कि जो चार्ज है, चार्ज का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों, हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट कूलाम होता है और एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये तो होता है चार्ज का एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो कूलाम के नाम में अगर आप स्टैटिक लगा लें, सीजीएस यूनिट चार्ज का स्टैटिक कूलाम होता है, आप इसको स्टैट कूलाम भी कहते हो। और ईएसयू भी होता है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और साइंटिस्ट फ्रैंकलिन के नाम पर भी चार्ज का यूनिट होता है, लेकिन वो सीजीएस कैटेगरी में है फ्रैंकलिन। और इसलिए आपके पहले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है स्टैट कूलाम यानी कि स्टैटिक कूलाम, दूसरा ऑप्शन है ईएसयू, तीसरा है फ्रैंकलिन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल। एंड दैट इज़ वाई इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। सारे के सारे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद में इसी सेक्शन का जो बी वाला पार्ट है, अपनी स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को देखिए। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया जो स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस। तो चार्ज अगर स्टेशनरी है, चार्ज इन रेस्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, तो चार्ज इन रेस्ट क्या फॉर्म करता है? फॉर्म एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी आप कहते हो। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो एक एनर्जी डेवलप करता है और ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहलाती है। ये एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है और किसी दूसरे चार्ज के साथ में टच करके दूसरे चार्ज पर फोर्स बनाती है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, तो मोशन में अगर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी फॉर्म करता है, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी भी फॉर्म करता है। यानी कि मोशन वाला चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म करता है। तो ये बात हमको पता है। और अगर चार्ज का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा ऑप्शन है ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ऑप्शन है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ ऑप्शन है नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे देखिए फर्स्ट का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का सी पार्ट। स्क्रीन पर अपनी क्वेश्चन को देखिए।
फर्स्ट का सी पार्ट। क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड इन डायरेक्शन, देन द नेचर ऑफ चार्ज इज। पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ चार्ज इज में पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है निगेटिव, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो बच्चों आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं, आउटवर्ड इन डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड इन डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव चार्ज का फीचर है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड इन डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव चार्ज का फीचर है। अगर चार्ज आइसोलेटेड है, अकेला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, रेडियल होती हैं पॉइंट चार्ज की, और अगर इलेक्ट्रिक आपका जो चार्ज पॉइंट चार्ज अगर आइसोलेटेड नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो फिर कर्व होती हैं। तो इसलिए इस सी वाली प्रॉब्लम का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, पॉजिटिव नेचर है चार्ज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपनी स्क्रीन पर सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका डी वाला पार्ट था, डी पार्ट, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट फॉर। पहला ऑप्शन है ग्लास, दूसरा ऑप्शन है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है रबर, फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। तो ये तो आपको पता ही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट मेटल्स के लिए होती है, इसलिए डी का ऑप्शन हो जाएगा कॉपर, क्योंकि कॉपर आपका मेटल है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। इसी फर्स्ट में ई वाला पार्ट आप देखिए स्क्रीन पर अपनी, फर्स्ट का ई वाला पार्ट। ई वाला पार्ट, टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर हैविंग द फोर्स ऑफ 4040 न्यूटन। नाउ दीज चार्जेस इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड and the electric force between them is 5 न्यूटन। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 1/8, थर्ड ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला 9। तो जब दोनों चार्जेस पॉइंट वाले एयर में थे तो फोर्स 40 न्यूटन है, जब दोनों चार्जेस मीडियम में इमर्ज हो गए हैं किसी लिक्विड में तो फोर्स 5 न्यूटन है। तो बच्चों आपको ये फार्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एयर में और इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में इज इक्वल टू k/1 होता है। ये कैसे आता है? तो इसका बेसिक है, जब एयर में दोनों चार्जेस होंगे तो आप कूलाम्स लॉ लगाओगे 1/4πε0 q1 q2/r², और जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में इमर्ज हो जाएंगे तो फार्मूला लगाओगे 1/4πε0 q1 q2/r²। यानी केवल इतना ही चेंज किया गया है कि जो दोनों चार्जेस एयर में थे बस उनको इमर्ज कर दिया गया मीडियम में, बाकी चीज़ें नहीं बदली हैं, मतलब आर नहीं बदला है, q1 q2 नहीं बदला है। ऐसा इस क्वेश्चन में आप अगर देखो पढ़ो तो पता चल जाएगा कि ओनली देयर इज़ ए चेंज कि चार्जेस आर इन एयर नाउ इमर्ज इनटू द लिक्विड, इतना ही चेंज आया कि अब वो एयर हटा करके लिक्विड आ गया है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो F एयर अपॉन में F मीडियम, और ये आएगा 1/4πε0 q1 q2/r², और यहाँ से 1/4πε0 k q1 q2/r² सॉल्व करेंगे तो आएगा k/1। तो यहाँ से एयर में कितना फोर्स है क्वेश्चन में? 4040 न्यूटन है। डूबने के बाद में कितना फोर्स है क्वेश्चन में? तो 5 न्यूटन है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 8, और इसलिए इस प्रॉब्लम का पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और सेक्शन ए का लास्ट वाला क्वेश्चन F, सेक्शन ए में फर्स्ट का F वाला पार्ट स्क्रीन पर देखिए अपनी।
फर्स्ट का F, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन और पढ़िए। विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन Fe और Fe प्लस 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 एंड Cl और Cl माइनस। तो क्वेश्चन में Fe है और Fe प्लस 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 और Cl है और Cl माइनस। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है FeCl माइनस, Fe प्लस 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 Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस। तो विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर बच्चों हम इनको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन किस पर है ज़्यादा, Fe के पास ज़्यादा है, क्योंकि Fe पे जो प्लस 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 दिखा रहा है तो इसने तो इलेक्ट्रॉन खो दिए है ना। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, Fe में, और इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके हैं, Cl माइनस के, क्योंकि Cl माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है एंड Cl कोई यहाँ पर साइन नहीं है, यानी Cl और Cl माइनस में कंपेयर अगर करें तो Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया है एज़ कम्पेयर टू Cl, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दैट इज़ वाई जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखे हुए इस पूरे डिस्कशन में उसमें से Fe है और Cl माइनस है, और इसलिए F का पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा। तो ये था हम लोगों का सेक्शन A, 6 क्वेश्चन थे इसमें पार्ट वाइज और हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब चलते हैं सेक्शन B में। तो आप सेक्शन B में क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, A पार्ट है। तो सेक्शन B हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में A पार्ट है, B पार्ट है, C है, D है, E है और F है। हम बात कर रहे हैं पार्ट A की। स्क्रीन पर अपनी क्वेश्चन देखिएगा। कंपेयर ज्योमेट्रिकली अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन पॉइंट चार्ज इज आइसोलेटेड एंड व्हेन इट इज नॉट आइसोलेटेड। तो हमको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब फोटो बनाना है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज्योमेट्री कैसा होगा, और अगर वो आइसोलेटेड नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज्योमेट्री कैसा होगा। तो अगर पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज और यहाँ पर आइसोलेटेड नहीं है तो यहाँ पर नॉट आइसोलेटेड, नॉट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। नॉट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया कि उस चार्ज के आसपास और भी चार्जेस हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, हम लोगों ने देखा कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, रेडियल होती हैं और आउटवर्ड होती हैं। ये फैराडेज लॉ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो अगर ये पॉइंट चार्ज अपना पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल हैं, स्ट्रेट हैं, आउटवर्ड इन डायरेक्शन है। और अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही फीचर्स होते हैं, स्ट्रेट होती हैं, रेडियल होती हैं, लेकिन इनवर्ड इन डायरेक्शन होती हैं। तो यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्योमेट्रिकली हैं, और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की नेगेटिव अगर है तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, आइसोलेटेड वाला केस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाती हैं, कर्व हो जाती हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, तो नेचर ऑफ फोर्स को देख लो।
इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इसको रिपल करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इसको रिपल करेगी। तो आपने फैराडेज लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट में अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सीखा था कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग कर्व हो जाती हैं। जैसे जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रही है, ऐसा फीलिंग आ रही होगी, और दूसरे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस पहले वाले को रिपल कर रही है। अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन वाला केस हो जाता। जैसे मान लेते हैं कि एक केस ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और इसकी इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये देखिए अट्रैक्शन वाली सिचुएशन। तो ये इस क्वेश्चन में इस तरीके से ज्योमेट्री बना करके आपको ये रिप्रेजेंट करना था। फिर बी वाला क्वेश्चन है टेंजेंट ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। अपने स्क्रीन पर बी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बी देखिए स्क्रीन पर। ए डिस्कस हो चुका है, बी वाले क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर। टेंजेंट ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट और आगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट बनाई जाती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो बेटा सही आंसर क्या होगा? वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सही आंसर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट बनाई जाती है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर डायरेक्शन भी लिख दिया जाए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। बी के बाद स्क्रीन पर सी क्वेश्चन देखिए। सी नंबर क्वेश्चन। क्या है स्क्रीन पर देखिएगा। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point A is EA and at point B it is EB, then the ratio of EA and EB। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पोजीशन पे डिपेंड करती है, पोजीशन डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट। कोई पोजीशन ए है तो पोजीशन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्वेश्चन में है ई ए। कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाई आर ए स्क्वायर। भाई हमने एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया है, उस सोर्स चार्ज से आर ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए था, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? क्वेश्चन में ई ए है। और पोजीशन बी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सी माइनस सोर्स चार्ज और नीचे ये आर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एक कोई दूसरी पोजीशन होगी बी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अगर हम दोनों का रेशियो लें तो ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू आ जाएगा आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। अब बच्चों अब हमें ये नहीं पता कि आर ए और आर बी में बड़ा कौन है, आर ए है और एक आर बी है। तो अगर आर बी बड़ा है तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। भाई कुछ कहा तो गया नहीं है, लेकिन ये पक्का कहा गया है कि देयर आर द 2 पोजीशंस, एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है। तो अगर दो अलग अलग पोजीशन है तो ये कंफर्म हो गया
कि आर ए और आर बी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आर बी ग्रेटर देन आर ए तो ये ई ए अपॉन ई बी ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर आर बी लेस देन आर ए तो ई ए अपॉन ई बी लेस देन 1 आएगा। यहां से देख लेना, जब आर बी बड़ा होगा तो ई ए अपॉन ई बी का रेशियो 1 से बड़ा आएगा, और जब आर बी छोटा होगा तो ई ए अपॉन ई बी का रेशियो 1 से छोटा आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना था। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट भी डिस्कस हो गया। चलते हैं इसके डी वाले पार्ट पर। जो डी पार्ट है उसको देखते हैं। डी पार्ट देखिए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ट्रेवल्स फॉर टाइम 1 नैनोसेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन में वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने 1 नैनोसेकेंड के टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रेवलिंग कर रही है वैक्यूम में कितनी चाल होती है, तो लाइट की स्पीड से चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, ये हमने मीटर पर सेकेंड में लिया यानी एसआई में लिया हुआ है, और टाइम दिया गया है 1 नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड के सेकेंड बना लो तो आएगा 10⁻⁻9 सेकेंड। तो ये मिल जाएगा 3 × 10⁻⁻1 यानी कि 0.3 मीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे, अगर बदलोगे, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप एसआई में ही सॉल्व करते हैं जनरली, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डी क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 का जो ई पार्ट है स्क्रीन पर अपनी देखिए। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके नोट्स में है, एंड दैट इज वाई आंसर इज सी योर नोट्स। और आपको पता है, मैं बता देता हूं बोल करके, लिखता नहीं हूं यहां पर, कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो पोजीशन पर डिपेंड करती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं स्टेशनरी चार्ज की वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती हैं। और अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। कॉन्टीन्यूअस चार्ज की अगर हम बात करें, यानी कि जब चार्ज किसी बॉडी पर होता है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है जनरली। तो जितने भी चार्जेस हैं जनरली वो सब के सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसके बाद में आपका है एफ वाला क्वेश्चन। स्क्रीन पर अपनी देखिए क्वेश्चन नंबर एफ। एक डायग्राम है क्वेश्चन नंबर एफ में, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। ये Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते रहिए। फॉर ए गिवन फिगर फाइंड रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 और Q2। सपोर्टिंग डायग्राम है और चार्जेस Q1 Q2 का रेशियो चाहिए। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो चार्ज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n। n यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से फंडा आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू N1/N2। अब देखिए Q1 से कितनी लाइनें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. There are the 9 lines linked with charge Q1 एंड नाउ Q2 से लिंकिंग लाइन कितनी है, काउंटिंग करते हैं. चलिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो Q2 से जो लिंक्ड लाइन है दैट आर 7 लाइन्स एंड देयर फॉर द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 विल बी 9/7. तो ये सेक्शन बी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. चलते हैं सेक्शन सी में. और सेक्शन सी में तीसरा क्वेश्चन है और उस तीसरे क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, ABCD. तो ये आ गए हम लोग सेक्शन सी में. क्वेश्चन नंबर 3 A है, B, C एंड D. दे आर द 4 पार्ट्स ABCD. तो सबसे पहले बात करते हैं A पार्ट की. देखिए स्क्रीन पर अपनी क्वेश्चन सेक्शन सी का A. 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग इक्वल चार्ज are placed some distance having the electric force capital F. Now both the sphere touched then placed at same distance. Find the electric force between them. दो छोटे छोटे स्फीयर थे जिन पर सेम चार्ज था. तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर ये था कैपिटल A, एक स्फीयर ये था कैपिटल B. R डिस्टेंस पर रखे थे और इन पर चार्ज Q था. क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम चार्ज है दोनों पर और इनके बीच में जो फोर्स था वो F था. तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, R डिस्टेंस हमने काउंट किया. अब दोनों स्फीयर को टच किया गया है, फिर टच करने के बाद में उसी डिस्टेंस पर रख दिया गया है. तो आफ्टर टचिंग, जब दोनों स्फीयर को आप टच करते हैं यानी कंडक्शन मेथड, आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन ईच, दोनों पर कितना चार्ज आता है. तो चार्ज ऑन ईच इज इक्वल टू होता है हाफ टोटल चार्ज बिफोर टचिंग, टोटल चार्ज बिफोर टचिंग, टोटल चार्ज बिफोर टचिंग. तो ये आ जाएगा हाफ. टच होने से पहले इस पर कितना चार्ज था, Q था, और इस पर कितना था, दूसरे वाले पर भी Q था. तो ये आ गया 2Q/Q. यानी टच होने के बाद भी स्फीयर A पर Q चार्ज है, स्फीयर B पर भी Q चार्ज है और क्वेश्चन में डिस्टेंस वही रखी गई है R. तो आप देख सकते हैं कि कुछ बदला ही नहीं है. तो नया फोर्स अगर हम F' लिखें तो यहाँ पर F' की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/R स्क्वायर. तो जो नए वाले फोर्स की वैल्यू है वो उसी F के बराबर आएगी. ये था हम लोगों का इस सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में. ए हम लोगों ने कर लिया है तो कट कर देते हैं इसको. अब बारी है इसी सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन में बी वाले पार्ट की. देखिए अपने स्क्रीन पर बी वाला पार्ट. देखिए और पढ़िए, समझिए. In rubbing method 6.2 into 10 की power 12 electrons transfer from one material to another. Then find the charge on each material. तो बच्चों आपको ये पता है कि फ्रिक्शन मेथड में, रबिंग मेथड में दोनों बॉडीज़ पर बराबर बराबर चार्ज आता है और नेचर में अपोजिट होता है. तो अगर एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इनको आपस में रबिंग किया गया है तो दोनों पे चार्ज कितना होगा, तो वैल्यू में बराबर होगा, नेचर में अपोजिट होगा. अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर प्लस आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पर माइनस आएगा. तो चार्ज ऑन ईच क्या होगा, दोनों पर बराबर बराबर चार्ज होगा. कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस NE. N होता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये आ गया प्लस माइनस N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं. क्वेश्चन में कितने हैं, 6.2 इंटू 10 की पावर 12, 6.2 इंटू 10 की पावर 12 और E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19. और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा.
बी के बाद सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन CGS। सी क्वेश्चन को देखिए अपनी स्क्रीन पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है CGS में। तो SI में कितनी होती है 9 × 10⁹ और CGS में कितनी होती है 1 होती है। तो सी वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, मेमोरी बेस्ड था। राइट द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए, डी वाला क्वेश्चन। डी क्वेश्चन, रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज क्या है? क्या आंसर है इसका? रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज फ्रॉम माइक्रो लेवल डिस्टेंस टू मैक्रो लेवल डिस्टेंस। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई माइक्रो लेवल डिस्टेंस क्या है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उस डिस्टेंस पर भी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स काम करते हैं अप टू इनफाइनाइट। तो माइक्रो लेवल डिस्टेंस का यहाँ मतलब है, अगर हम माइक्रो लेवल डिस्टेंस नहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर टू, और मैक्रो लेवल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं इनकी रेंज क्या है? छोटी से छोटी डिस्टेंस से लेकर के बड़ी से बड़ी डिस्टेंस तक ये फोर्स आपके काम करते हैं। तो डी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सेक्शन सी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं सेक्शन डी में। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर है 4। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर है 4 और ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी है, डी है एंड ई। तो सबसे पहले आप देखिए ए वाला पार्ट को अपनी स्क्रीन पर, 4th का ए पार्ट। 2 point charges 20 कूलम 4 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। फाइंड, पहला पार्ट है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन द मेटेलिक प्लेट थिकनेस 10 सेंटीमीटर इंट्रोड्यूस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो ए के फर्स्ट पार्ट में अपने पास में 20 कूलम चार्ज है, अपने पास में 4 कूलम चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो पूछा गया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फार्मूला लगाएंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 माने 20, Q2 माने 4 बाई R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 2 8, 72 × 10⁻10। पूरा कैलकुलेशन SI में किया गया है तो न्यूटन में आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन में कहता है जो सेकेंड वाला पार्ट है, तो सेकेंड वाले पार्ट को अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि 20 कूलम चार्ज था, 4 कूलम चार्ज है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। और अब हम इनके बीच में एक मेटल की प्लेट 10 सेंटीमीटर थिकनेस की डाल देते हैं। तो ये एक प्लेट हो गई जो कि 10 सेंटीमीटर की है, इसको इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। अब कितना फोर्स होगा? तो आपको पता है कि इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो दोनों चार्जेस के बीच में जो प्लेट आई है वो पार्शियली आई है, और जब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में पार्शियल मीडियम होता है तो फंडा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R - T + T √K का होल स्क्वायर। अब मेटल की प्लेट का जो K है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो पता ही है 9 × 10⁻9।
Q1 Q2 की वैल्यू भी हमें दी गई है 20 और 4। R क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। माइनस T क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग मीडियम की थिकनेस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर, और T है 0.1 और K कितना है, √∞। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इन्फिनिटी ही आएगा, और ऊपर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी वैल्यू में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। पहले वाले पार्ट में आंसर ये आया और दूसरे वाले पार्ट में आंसर ये आया। स्क्रीन पर अपनी देखिए बी वाला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक शॉर्ट नोट्स चाहिए। देखिए ध्यान से, गिव द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्रिक्शन मेथड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने नोट्स में मिलेगा, जो नोट्स आपको लिखाए गए। तो बी वाले का आंसर क्या होगा, सी योर नोट्स। अपने नोट्स को आप देखेंगे तो फ्रिक्शन मेथड के बारे में आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के 2 मटेरियल आपस में रगड़े जाते हैं तो थर्मल एजिटेशन की वजह से सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर मटेरियल, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होता है, यही डिस्टर्बेंस चार्ज बनाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है। तो नोट से अपना देखिएगा इस क्वेश्चन को। और फिर चलते हैं सी क्वेश्चन में। सी वाला क्वेश्चन देखिए, इसी में सी वाला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर अपनी। ए हो गया, बी हो गया। देखिए स्क्रीन पर अपनी सी क्वेश्चन। 2 identical charged spheres are suspended in air by the string of equal length, and make an angle of 30 degree with each other when suspended in liquid of density 800 kg per meter cube. Angle remain the same. What is the dielectric constant of the liquid? Density of the material of the sphere दिया गया है। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और हमने आपको जो आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम के जो केसेस कराए थे, ये उसकी प्रॉब्लम है। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिकल स्फेयर हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं, और तो ये 2 आइडेंटिकल स्फेयर चार्ज वाले हैं, और ये यहाँ पर एयर में सस्पेंडेड है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चों हमको पता है कि जब आइडेंटिकल पेंडुलम होते हैं तो आइडेंटिकल पेंडुलम का मतलब होता है लेंथ में एक जैसे, जो लेंथ है वो एक जैसा है, मास में एक जैसा है। तो अगर ये लिखा जाए आइडेंटिकल पेंडुलम, आइडेंटिकल पेंडुलम, तो आइडेंटिकल पेंडुलम का मतलब होता है लेंथ सेम होगी, L फॉर लेंथ और M फॉर मास, ये भी सेम होगा। और हमारे इस क्वेश्चन में आइडेंटिकल पेंडुलम है, लेकिन इंफॉर्मेशन भी दे रखी है 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये मत सोचना कि आइडेंटिकल पेंडुलम पे चार्ज भी सेम होगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आइडेंटिकल पेंडुलम की ये 2 चीजें होती हैं बिल्कुल कंफर्म। तो अब इस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज इसको रिपल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से, और इस पर जो चार्ज होगा वो भी इसको रिपल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। और आइडेंटिकल पेंडुलम की कहानी में अगर ये थीटा बनाता है तो ये भी थीटा बनाता है। ये mg वेट होगा और ये टेंशन। तो जब आप इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्ट आता था tan थीटा इज इक्वल टू
Fe बाई डब्लू, डब्लू मीन्स वेट, वेट फॉर mg। अब जब ये दोनों एयर में हैं, क्वेश्चन में ये दोनों कहाँ पर हैं, इन एयर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 15 डिग्री, 15 डिग्री, ओवरऑल 30 डिग्री है ना, क्वेश्चन में ओवरऑल एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। और Fe माने इलेक्ट्रिक फोर्स किसमें, जब दोनों के दोनों पेंडुलम के जो ये स्फेयर हैं छोटे छोटे, तो ये एयर में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एयर की प्रेजेंस में, और mg फॉर वेट, w से भी आप लिख सकते हो। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से में, क्वेश्चन के अगले हिस्से में इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दिया गया, यानी ये दोनों पेंडुलम अब किसी लिक्विड में डूबे हुए हैं। लेकिन ये एंगल नहीं बदला है, ये अभी भी 30 डिग्री है, तो एंगल नहीं बदला, इसका मतलब बीच की दूरी नहीं बदली होगी ना। अगर ये वाली दूरी r है तो फिर ये दूरी भी r ही रही होगी। अब अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्कस करें तो बच्चों इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है tan थीटा बराबर Fe बाई mg, mg माने वेट, w फॉर वेट। तो अब अगर हम फंडा लगाएं तो tan थीटा बराबर Fe बाई w, w माने वेट। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही रहती है 15 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो देखो अगर हम इस पर चार्ज Q1 लें, इस पर Q2 लें, तो ये Q1 है और ये Q2 है, तो अब ये दोनों चार्जेस कहाँ पर है, मीडियम में हैं। तो जिस मीडियम में है तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा Fe, m फॉर मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस में। और डूबने के बाद जब दोनों ये स्फेयर किसी लिक्विड में डूब जाएंगे तो पहले जो वेट था वो mg था, अब कौन सा वेट होगा, एपरेंट वेट होगा। तो सपोज कर लिया कि एपरेंट वेट w डैश है। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल कर लिया जाए। तो यहां से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा Fe एयर और ये mg यानी w फॉर वेट। तो mg लिखा हुआ है, w से भी हमने इसको लिख दिया है। और ये आ जाएगा Fe मीडियम और एपरेंट वेट को हमने w डैश से लिखा हुआ है। अब यहां पर आ गया w डैश, Fe एयर और ये Fe मीडियम और ये w फॉर वेट दैट इज mg। भाई अगर हम mg से लिखें या w से लिखें तो एक ही मतलब है यहाँ पर। अब एपरेंट वेट क्या होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आप लगाएं तो एपरेंट वेट को रिप्लेस कर सकते हो। तो एपरेंट वेट होता है रियल वेट 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। w डैश इज ए एपरेंट वेट, w इज ए रियल वेट रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डूबने वाली बॉडी की डेंसिटी, यानी d फॉर डेंसिटी, b फॉर बॉडी की और d फॉर डेंसिटी, l फॉर लिक्विड की। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखोगे तो w डैश इज इक्वल टू w 1 माइनस और ये आ जाएगा d लिक्विड अपॉन में d बॉडी। यहाँ पे जो चीज़ डूबी है वो बॉडी कौन है, स्फेयर है, जो पेंडुलम के स्फेयर है। तो w डैश की जगह पर आ गया w 1 माइनस d लिक्विड का अपॉन में d बॉडी का। F एयर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। वो जो डायग्राम अभी पहले बनाए थे तो बीच की दूरी r ली थी, चार्जेस Q1 Q2 लिए थे। और मीडियम में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर एंड w। तो w से w कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा 1 माइनस d लिक्विड अपॉन d बॉडी और ये रह जाएगा यहाँ पर k 1 बाई k। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में जो है लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है
और बॉडी यानी स्फीयर की डेंसिटी भी दे रखी है। तो लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में 800 SI में दिया गया है, और डूबने वाले जो स्फीयर हैं उनकी डेंसिटी दे रखी है 1600 1/k। तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/k। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k और k इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 2। सॉल्व हो गया ये डिटेल में पूरा क्वेश्चन। सी के बाद है क्वेश्चन डी। देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर डी। क्या है क्वेश्चन नंबर डी? सी सॉल्व हो गया। D 2 point charges are placed at a distance r, electric force between them is F, then the draw graph between the F and 1/r square। तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। नथिंग से स्पेशल, तो ऑलवेज कंसीडर कि दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में होंगे, एंड दैट इज वाई वी यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है? F और 1/r स्क्वायर के बीच में, F वर्सेस 1/r स्क्वायर। तो जो पहले आता है वो y एक्सिस पर जाता है, और जो बाद में आता है वो x एक्सिस पर जाता है। तो यानी कि F की जगह पर हम y लिख लें और 1/r स्क्वायर की जगह पे x लिख दें। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और 1/r स्क्वायर। तो अब हमें F की जगह पे y लिखना है। जिनके बारे में बात नहीं हो रही है तो फिर वो कांस्टेंट है। जैसे जिन दो लोगों के बीच में ग्राफ बनाना है, ग्राफ किनके बीच में बनाना है? F और 1/r स्क्वायर के बीच में। तो बाकी जो टर्म्स हैं वो फिर कांस्टेंट है। तो ये तो पूरा कांस्टेंट में चला गया। मान लेते हैं कि दिस इज कांस्टेंट कैपिटल A, और 1/r स्क्वायर जगह पे कितना लिख सकते हैं? x। क्वेश्चन ने परमिशन दी है। तो y इज इक्वल टू ax। तो ये जो आपका है y प्रोपोर्शनल x वाला लुक आ गया, और इसलिए जो ग्राफ की लाइन होगी वो सीधी होगी और ओरिजिन से पास होगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा F वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ। इसके बाद में फिर ई वाला क्वेश्चन देखिए इसी सेक्शन का। ई नंबर देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle of side 10 meter and D is the midpoint of BC. चार्जेस ऑफ 100 - 100 75 BCD पर रखे हुए हैं, और फाइंड द फोर्स ऑन +1 माइक्रो कूलाम चार्ज प्लेस्ड एट कैपिटल A। तो क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और D मिड पॉइंट है, मिडल पॉइंट है। ऑल द डायमेंशंस आर 10 मीटर AB BC CA। तो AB बराबर है BC बराबर है CA बराबर है 10 मीटर। B पर रखा है +100, C पर रखा है -100। तो B पर है +100, C पर है -100 और D पर क्या है? प्लस का 75, +75। A पर जो चार्ज है वो है प्लस का 1 माइक्रो कूलाम, +1 माइक्रो कूलाम। तो A पर लगने वाले फोर्स का हालचाल लेना है कि A पर कुल कितना फोर्स काम कर रहा है।
तो बच्चों हमने आपको बताया है, सिखाया है कि जब क्राउड ऑफ चार्ज होता है, जब चार्ज का मेला लगा हुआ होता है और उस मेले में जिस चार्ज पर फोर्स बनता है या जिस चार्ज पर हमको फोर्स निकालना होता है वो चार्ज तो बन जाता है टेस्ट चार्ज और बाकी सारे के सारे चार्ज बन जाते हैं सोर्स चार्ज। इस वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख रहे थे जब, तो आपने देखा था, एक बार और देख लीजिए स्क्रीन पर कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमको फोर्स निकालना है वो निकालना है 1 माइक्रो कूलम पर, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है वो ये है टेस्ट वाला चार्ज, तो बाकी ये सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डी मिडिल पॉइंट है तो परपेंडिकुलर भी होता है, मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है फ्रॉम द फ्रंट कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एडी निकाल सकते हैं, जैसे ये आपका 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी आपका 10 मीटर है, दैट इज़ 5 मीटर। एडी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से भी, और आप जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो लगा दे जरा ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा AD बाई AB, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा AB साइन 60। AB कितना है, 10 है, साइन 60 √3/2, तो लीजिए 5√3 आ गया AD, तो AD आ गया है 5√3, निकल गया। अब हम A पर लगने वाले सारे फोर्सेस का पता लगाएं कि A पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं और फिर उनका टोटल देखें किस तरीके से निकलेगा। तो B वाला चार्ज A वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। FAB, टेस्ट का नाम पहले, सोर्स का नाम बाद में। और C वाला चार्ज A को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। FAC, वैल्यू वाइज FAB और FAC बराबर होंगे। आप अगर देखें भाई, अगर हम FAB लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस कितनी है, 10 का स्क्वायर। और अगर आप A और C के बीच में फोर्स की वैल्यू लिखें तो भी यही आएगी। तो FAB और FAC वैल्यू वाइज बराबर है। और D वाला चार्ज सामने वाले टेस्ट को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपल करेगा, तो ये D का फोर्स हो जाएगा, ये FDA। और अगर हम FDA निकालें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 माने 75 माइक्रो कूलम, Q2 माने 1 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस कितनी है, 5√3 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो ये फोर्सेस हमारे निकल गए। अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, जैसे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ऊपर आ जाएगा 100 10⁻⁻12, और नीचे भी आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9 × 10⁻⁹, और ये 75 × 10⁻⁻12 माइक्रो कूलम को कूलम बना लिया। इधर आ जाएगा 25 × 3 यानी 75, तो ये 75 से 75 कैंसिल, 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्सेस की वैल्यू आ चुकी है। अब जो A पर ये फोर्सेस हैं, एक तो फोर्स ये है FAB, एक फोर्स ये है FAC, और एक फोर्स ये है FAD। देखो यहाँ गलती हो रही थी। जनरली जब हम लोग फोर्स का सिंबल यूज़ करते हैं तो पहले टेस्ट का नाम, बाद में सोर्स का नाम, तो ये हो जाएगा FAD।
तो FAD। अब आप इसका टोटल निकाल दीजिए, रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो आप कंपोनेंट्स मेथड से जा सकते हैं और भी ट्राई कर सकते हैं मेथड्स। तो हम कंपोनेंट्स मेथड से चलते हैं। हमने एक रेफरेंस लाइन यहाँ बना दी और यहाँ मेन डायग्राम में भी बना ली है। देखो बच्चों, ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा। यहाँ से आप देखो, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी 60 है इक्विलेटरल का। जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो कंपोनेंट मेथड से टोटल निकाल रहे हैं। मेन डायग्राम हटा देते हैं। तो कंपोनेंट मेथड में हम क्या करते थे, सभी फोर्सेस की लिस्ट बना लेते हैं और फिर सभी के x कंपोनेंट निकालते हैं, सभी के y कंपोनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग कर लें। तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, FAB है और FAC है और FAD है। सभी के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो FAB का जो x कंपोनेंट होगा तो FAB का x कंपोनेंट होगा FAB cos 60 cos 60। FAB का जो y कंपोनेंट होगा दैट इज FAB sin 60। FAC का जो x कंपोनेंट होगा FAC cos 60 और FAC का जो y कंपोनेंट होगा दैट इज माइनस का FAC sin 60। निगेटिव y पर जाएगा इसलिए निगेटिव लगेगा। FAD का यानी इस वाले फोर्स का x कंपोनेंट होगा 0 और y कंपोनेंट वो खुद होगा क्योंकि ऑलरेडी वो y एक्सिस पर है। तो ये देखिए x कंपोनेंट आ गए, y कंपोनेंट आ गए। अब क्या करेंगे, कैपिटल X बराबर होता है सभी x कंपोनेंट का समेशन। तो x कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी FAB cos 60 प्लस FAC cos 60। FAB की वैल्यू कितनी निकाली थी, तो 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10 की पावर -3 cos 60 1/2। FAC की वैल्यू भी इतनी आई थी 9 इंटू 10 की पावर -3 cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका कैपिटल X आ गया। कैपिटल Y बराबर होता है Y कंपोनेंट का समेशन। तो देखो थोड़ा सा अगर हम लोग डायरेक्ट चलें बच्चों, देखो सारे Y कंपोनेंट जब जोड़े जाएंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि FAB sin 60 FAC sin 60 वैल्यू वाइज सेम होंगे और एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू आएगी FAD और ये है 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। और फिर रिजल्टेंट क्या होगा, फाइनल का नेट क्या होगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल R को रिजल्टेंट लिखते हैं तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस y²। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कैपिटल X की वैल्यू ये है और कैपिटल Y की वैल्यू ये है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9√2 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाइज था, लंबा था। तो सेक्शन डी का जो 4th वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। इसी सेक्शन डी का जो 5th वाला क्वेश्चन है, 5th का ए जो क्वेश्चन है उसको आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन वही है, डी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। और 5th वाले क्वेश्चन में कुल कितने पार्ट हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ए वाला क्वेश्चन देखिए। ई पार्ट है, ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, ई है। तो ए वाला देखिए आप क्वेश्चन।
डिस्क्राइब द फॉलोइंग चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वार्क। तो ए आपको अपनी नोट्स से देखना है, सी और नोट्स। डिस्क्राइब करना है चार्ज को, क्वार्क को और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। बी वाला जो है इसी में, वो भी आपको अपने नोट्स देखने हैं, सी और नोट्स। बी वाले क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द फील्ड फोर्स, राइट टाइप्स ऑफ फील्ड फोर्स विद एग्जांपल्स। तो आपको अपने नोट्स को देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन भी आपका अपने नोट्स से ही है, सब लिखाया हुआ है हम लोगों ने। सी के साथ जो और वाला एक आपको क्वेश्चन दिया गया, सी में एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे कह रहा था कि राइट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास प्रॉपर्टी। या तो ये आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर डालिए या फिर इसी के साथ जो और वाला पार्ट है वो हम करते हैं। तो सी में और का जो क्वेश्चन था, और करके जो क्वेश्चन दिया गया उसको देखिए। दो कॉपर की गेंदें हैं, हर एक का जो वेट है 10 ग्राम है। एक्चुअली ग्राम है तो मास होगा ये। आर केप्ट इन एयर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एवरी 10 की पावर 6 एटम्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉल टू अदर, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम विल बी। एटॉमिक वेट दिया गया। तो क्वेश्चन में दो कॉपर की गेंद है, एक गेंद ये है कैपिटल ए, दूसरी गेंद ये है कैपिटल बी, और ये 10 ग्राम की है। इसका जो मास है वो 10 ग्राम है और इसका भी मास है 10 ग्राम। एक गेंद से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी गेंद में जाते हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि इस वाली गेंद से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाते हैं। तो एक लाइन है क्वेश्चन में कि फ्रॉम 10 की पावर 6 एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉल टू अदर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर हम ये पता कर लें कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए कि ए के पास नंबर ऑफ एटम्स कितने, क्योंकि हमने तो ये माना है कि ए से ही निकल के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बी में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए जाएं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाले जाएं, कैसे निकलेंगे? स्मॉल m बाई कैपिटल M बराबर स्मॉल n बाई कैपिटल N। स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन में कैपिटल M। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। स्मॉल m गिवन मास होता है, गिवन मास। कैपिटल N अवागाद्रो नंबर है और कैपिटल M आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है। तो स्मॉल m क्या है? 10 ग्राम है। अगर मास किलोग्राम होता तो ग्राम बना लेते। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 की पावर 23। अवागाद्रो नंबर 6.02 होता, हमने 6 ले लिया। और कैपिटल M कितना है? तो क्वेश्चन में वो 63.5 है। तो ये यहाँ से निकलेगा 6 इंटू 10 की पावर 24 और नीचे आ जाएगा 6.35 इंटू 10 की पावर 1। अब बच्चों यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बड़ा रोल है, क्योंकि हमें जो एटम्स के नंबर रेफरेंस में दिए गए हैं वो 10 की पावर में है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी 10 की पावर में निकलने चाहिए। तो अगर आप इस ऊपर वाली वैल्यू को 10 की पावर में बनाओगे, यानी कि ऑर्डर में बनाओगे, जिसको हिंदी में कोटिमान कहते हैं, तो ये बनेगा 25 और ये आएगा 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 23। क्योंकि दोनों बॉल के मास एक ही जैसे हैं, 10 ग्राम 10 ग्राम, यानी ए वाली बॉल में 10 की पावर 23 एटम्स हैं और बी वाली बॉल में भी 10 की पावर 23 एटम्स है। और हमने क्या माना हुआ है कि ए वाली गेंद से बी वाली गेंद में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ए से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? तो यूनिटरी मेथड लगा दिया जाए, क्योंकि
फ्रॉम 10 की पावर 6 एटम्स ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 है क्वेश्चन में। तो एक एटम से कितने ट्रांसफर्ड होंगे? तो 4/10 की पावर 6। अपने पास इस ए गेंद पर, बॉल ए पर कुल कितने एटम्स हैं? 10 की पावर 23 हैं। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4/10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 23। और अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 10 की पावर 17। यानी इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं एक गेंद से दूसरी गेंद में। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हैं, ये हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये कुल ट्रांसफर्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों अब जब ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। तो ए वाली गेंद में कितना चार्ज होगा? एन स्टार लगा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने जो है n नंबर ऑफ एटम्स लिखा था, छोटा वाला n स्मॉल वाला n, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने n स्टार लिख दिया। तो ए वाली गेंद पर कितना चार्ज होगा? n स्टार ही। बी वाली गेंद पर भी कितना होगा? n स्टार ही। ए ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस होगा, बी ने लिए हैं तो माइनस होगा। और क्वेश्चन में इनके बीच की दूरी दे रखी है, तो बीच की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप फार्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मीन्स n स्टार ई, Q2 मीन्स n स्टार ई। डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 स्क्वायर। बच्चों n स्टार की वैल्यू हमने निकाल दी है, 4 इंटू 10 की पावर 17 है। n स्टार की वैल्यू ये रही। E आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो क्वेश्चन आपका भी सॉल्व हो जाएगा। तो सेक्शन डी के 5वें क्वेश्चन में 5th नंबर प्रॉब्लम में जो सी वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट थे। एक तो थ्योरेटिकल था जो कि आपको अपनी नोट्स से देख करके अपना क्वेश्चन करना, और एक इसका न्यूमेरिकल था जो कि हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है डी। देखिए अपनी स्क्रीन पर डी वाली प्रॉब्लम, इसी सेक्शन में डी नंबर क्वेश्चन। तो 5th का ए हमने कर लिया है, बी कर लिया है, अब बारी है डी की। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन। ए फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग द 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क, देन आंसर द फॉलोइंग। नेम ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। तो जिसके पास में 2 डाउन होते हैं और 1 अप होता है, उस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम क्या है? न्यूट्रॉन। तो एक तो क्वेश्चन यही पार्ट यही हो गया। और कह रहा है कि चार्ज ओवर द फंडामेंटल पार्टिकल। तो जब न्यूट्रॉन उसका नाम है तो चार्ज कितना होगा? 0 होगा, 0। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन में 2 अप होते हैं, 1 डाउन होता है, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन होते हैं, 1 अप होता है। इलेक्ट्रॉन में अभी तक हम लोगों ने किसी क्वार्क का पता नहीं लगाया। और फिर है इसी सेक्शन में ई वाला क्वेश्चन। देखिए अपनी स्क्रीन पर ई क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ बिटवीन चार्ज वर्सेस वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो जो नाम पहले आता है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, और जो नाम बाद में आता है उसको लेते हैं एक्स एक्सिस पर। जो नाम पहले आता है उसको हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, और जो नाम बाद में आता है उसको लेते हैं एक्स एक्सिस पर। तो हमें यहाँ पे 2 ग्राफ बनाने हैं, और पहला है चार्ज वर्सेस वेलोसिटी और दूसरा है फोर्स वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो बच्चों आपको पता है, मैंने आपको
इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर में प्रॉपर्टी कराई थी कि जो चार्ज होता है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए चार्ज और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। ये देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ये थी, चार्ज वैल्यू ये थी। जब वेलोसिटी ये हो गई तो भी चार्ज वही रहा, जब वेलोसिटी ये हो गई तब भी चार्ज वही रहा, एंड दैट इज़ वाई वी से चार्ज को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो जो ग्राफ होगा वो होगा सीधी लाइन पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस में तो कनेक्शन बच्चों ये है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जब दो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होता है, सीधी लाइन, और वो सीधी लाइन जाती है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सेक्शन डी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं सेक्शन ई में। लास्ट सेक्शन आपके पेपर का, तो सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं करते हैं, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो कर देते हैं। जैसे कि आप 6th नंबर क्वेश्चन को देखें स्क्रीन पर, तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप अपने नोट्स में देखिए, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो हम करते हैं। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है 6 नंबर क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर Z, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट की रेडियस R है, इलेक्ट्रॉन मास m है। तो अगर कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होगा, Z ही, अगर Z एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, रेडियस R है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। Q1 माने चार्ज Z ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, ऐसा होगा, अट्रैक्शन। देखो, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक फोर्स फील कर रहा है जो कि डायरेक्शन में कैसा है, सेंटर की तरफ, सर्कल का सेंटर, यानी यही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो गया Fe। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। Fe की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाई R², और हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में ओमेगा पर कंसंट्रेट किया जाए, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m/3। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m/3। ओमेगा को ब्रेक कर लो तो क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, f माने फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई f। तो √Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m/3। तो यहाँ से f आ जाएगा 1/2 पाई Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m/3। और इसी 6th नंबर क्वेश्चन में जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि गिव शॉर्ट नोट्स हो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो आप अपना नोट से देख करके करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन में दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, तो दोनों ही क्वेश्चंस आप देखिए, जो चॉइस के साथ है वो भी न्यूमेरिकल है। तो स्क्रीन पर अपनी 7th नंबर प्रॉब्लम देखिए। सेवेंथ नंबर, two small conducting sphere of equal radius having the charge plus 40 minus 10 microcoulomb respectively are placed at distance r from each other
experience forces F1 if they are brought in contact and separated to the same distance, then the force is F2. तो रेशियो ऑफ F1 एंड F2, दो स्फेयर हैं, एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है, r दूरी है, इस पर चार्ज है 40 माइक्रोकूलम प्लस में, और इस पर चार्ज है -10 माइक्रोकूलम। इनके बीच में फोर्स F1 है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 40 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी है r²। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब इनको टच करके उतनी ही दूरी पर फिर रख दिया गया, तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? चार्ज ऑन ईच आफ्टर टचिंग इज इक्वल टू टचिंग के बाद चार्ज। तो टचिंग के बाद चार्ज कितना है? तो हाफ, और फिर क्या लिखते हैं? टोटल चार्ज बिफोर टचिंग। यहां लिखते हैं टोटल चार्ज बिफोर टचिंग, तो हाफ। अब देखिए इसके पास पहले कितना चार्ज था? 40 था। इसके पास कितना था? -10 था। सब मिला के कितना आ गया? 40 और -10 30 का आधा कर दीजिए तो आ जाएगा 15। यानी इस वाले गोले पर 15 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस वाले गोले पर भी 15 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो F2 है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अब जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है। तो अब जब F2 निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 15 माइक्रोकूलम r²। अब इनका आप रेशियो ले लो, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लो। जब डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा 40 × 10, बाकी जो कैंसिल होने वाले हैं कैंसिल हो जाएंगे, 15 × 15। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहो कर लो, तो ये हो जाएगा 5 2 5 3 5 8 5 3, तो ये आ गया 16/9। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कोई गलती हो तो बताइएगा। फिर इसी 7th क्वेश्चन का जो दूसरा वाला पार्ट है, 3 charges 4Q कैपिटल Q स्मॉल q आर इन स्ट्रेट लाइन in the position 0, L/2 and L respectively. The resultant force on small q will be 0. तो 7th के जो और के साथ क्वेश्चन था चॉइस में, उसको भी देखिए। इसी 7th में जो और के साथ क्वेश्चन था उसको भी देखिए, पढ़ लीजिए। तो एक सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन पर चार्ज है 4Q कैपिटल Q एंड स्मॉल q। ये पोजीशन इसकी 0 है, ये L/2 है और ये L है क्वेश्चन में। स्मॉल q पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो फिर से एक बार बच्चों आप देखिए कि क्राउड ऑफ चार्ज है और इस चार्ज के मेले में जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो ये है, इस पर फोर्स है, यानी ये टेस्ट है। बाकी ये भी सोर्स हुआ और ये भी सोर्स हुआ, सोर्स चार्ज। अगर मैं इसका नाम ले लूँ कैपिटल A, इसका नाम ले लूँ कैपिटल B, इसका नाम ले लूँ P, तो ये वाला सोर्स चार्ज इस वाले को धक्का देगा और फोर्स हो जाएगा PB, पहले टेस्ट का नाम फिर सोर्स का नाम, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये देखिए दोनों के बीच की दूरी L/2 ही आएगी भाई। और A वाला जो चार्ज है वो भी P वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, यानी FP है। तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
और बीच की दूरी कितनी है एल स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन में कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ पे नेट फोर्स आ जाएगा एफ पी बी प्लस एफ पी ए, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में नेट फोर्स कैसा है, 0 है, तो यहाँ 0 कर दीजिए। इधर आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर और यहाँ 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। इस वाले किसी एक टर्म को अपोजिट साइड ले जाइए, तो इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस का 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया माइनस का कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये आ गया माइनस का क्यू बराबर क्यू। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कैपिटल क्यू की वैल्यू, तो कैपिटल क्यू बराबर हो गया माइनस का क्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्यू। तो 7th में दोनों ही न्यूमेरिकल थे, चॉइस के साथ जो क्वेश्चन था वो भी न्यूमेरिकल था और हम लोगों ने दोनों ही क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद जो 8th नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा और 9th नंबर क्वेश्चन भी आपको सेल्फ करना है। तो स्क्रीन पर आपके 8th नंबर क्वेश्चन भी है, सेल्फ ट्राई करना है, और 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्राई करना है। तो आपको जो टेस्ट शेड्यूल दे दिया गया है 2020 और 21 का, उसका पहला टेस्ट हम लोगों ने 28 जून को कर लिया। अब जो अगला टेस्ट है उसको तैयार करिए अच्छे से, सिलेबस अब आपके पास में है और हम लोग जो है डिस्कशन भी इस तरीके से कर लेंगे। इस डिस्कशन में अगर कहीं कोई हमसे गलती हुई हो क्वेश्चन डिस्कशन में तो आप देखिएगा और हमें बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट के डिस्कशन में। थैंक्स टू ऑल।